आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आप लोगों ने ये वाला कोट सुना होगा कि जो 20% ऑफ द वर्क है वो 80% ऑफ द रिजल्ट देता है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, आप लोगों ने ये वाली बात कहीं ना कहीं पर सुनी होगी, राइट? कि अगर हम 20% जो एफर्ट दे दें, 20% ऑफ द एफर्ट बेसिकली जनरली स्पीकिंग एक्चुअली गिव्स 80% ऑफ द रिजल्ट। हैव यू हर्ड अबाउट इट? इट्स अ वेरी वियर्ड, इट्स जस्ट अ जॉनरिक सोशल फिलॉसफी जो कि जीवन के कई सारे एस्पेक्ट्स में लागू होती है कि ऐसा नहीं है कि हम जितना काम करते हैं उतना उसके पैरेलली सेम टू सेम प्रोपोर्शन में रिजल्ट मिलता है। नो, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। कुछ काम ऐसा होता है जो कि रिजल्ट ज्यादा देगा और उसके बाद सरप्राइजिंगली द रेस्ट ऑफ द वर्क, अगर हम बाकी 60% वर्क करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ 20-25%, 10% का रिजल्ट आता है। यू नो व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि इसका मतलब है कि नॉट एवरी वर्क इज इक्वल। What I was talking to you about in this context is that कि हमारा EPFO का एग्जाम है, we have the Employee Provident Fund Organization EOAO and the APFC Assistant Provident Fund Commissioner एग्जाम। नाउ हमारा जो एग्जाम है इसके अंदर जो हमारा सिलेबस है दैट इज एक्चुअली नॉट इक्वल। कुछ सिलेबस जो है वो थोड़ा सा हाई यील्ड सिलेबस है, यानी जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, जिसके ऊपर ज्यादा समय व्यतीत करोगे तो बेसिकली थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा नंबर, ज्यादा मार्क्स पाने की। आई विल टेल यू दी होल पैटर्न ऑफ द एग्जाम, लेकिन उससे पहले एक बार वो हाई यील्ड टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये 2023 का एपीएफसी का कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब कि कितने नंबर हमको स्कोर करने होते हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 300 में से आउट ऑफ 300 हमें मिनिमम नहीं, कम से कम तो 178 के करीब का स्कोर चाहिए ही चाहिए। दैट इज द मिनिमम स्कोर विच विल नीड। नाउ एक बार अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर आपके पास कंप्यूटर में आपके पास कैलकुलेटर है तो 178 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2.5 से तो इसका मतलब 71 क्वेश्चंस, मतलब कि हम 72 क्वेश्चंस ले लेते हैं। 72 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है उसको ये पूरा का पूरा पेपर निकालने के लिए। दैट इज योर टारगेट, 72 क्वेश्चंस। तो इसको ओवरऑल मान ले तो 75 मान के चलते हैं कि अगर हम जनरल कैटेगरी का एक अच्छा स्टूडेंट है, ओबीसी का स्टूडेंट है या फिर ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट है, तो भाई पेपर करते वक्त आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में से कम नहीं तो 72 क्वेश्चन को वो करके आए। 75 मान लेते हैं इसको कि 75 का टारगेट रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर इसी प्रकार से एससी का भी काउंट कर लेते हैं, एससी का स्कोर 156 है, इसको हम 2.5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का है। तो इसका मतलब जो एससी का जो स्टूडेंट है उसको कम से कम नहीं तो 62.4 आया है, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया है, 63 क्वेश्चंस उसको करने पड़ेंगे। सिमिलरली एसटी का अगर हम काउंट करें 151 को हम 2.5 से डिवाइड कर दे तो यहां पर भी राउंड ऑफ करके 61 क्वेश्चंस। दीज आर दी टारगेट। अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है यार, बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैं नंबर नहीं मान सकता हूं। हर बार पेपर अलग होता है, तो हो सकता है इस बार आपको 65 भी करने पड़े, हो सकता है यहाँ पे 75 की बजाय 70 हो जाए, वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज आप इस एवरेज को लेकर चल सकते हो, राइट? सो द फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज दिस कि व्हाट यू हैव टू स्कोर। सबसे पहले ये सीधी सीधी सी बात स्टार्ट हो गई कि इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट और अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो बारिंग अदर सर्कमस्टेंसेस एंड अदर वेरिएबल्स हमें यार कम से कम नहीं तो 75 क्वेश्चन करने के लिए टारगेट करना पड़ेगा। 70 to 75, इट कैन बी 70 to 80 प्लस माइनस 5 लेके चलते हैं, ठीक है? ओबीसी के लिए भी यही है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही है। कोई ज्यादा हमें बेनिफिट तो देखा नहीं है रिजर्वेशन का, ठीक है? ये वाली पहली वाली बात हो गई। दूसरा, उसके बाद अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो भी कोई बहुत ज्यादा एससी और एसटी में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है? मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, एक को 63 है, एक का 60 है, तो विल काउंट 65 मान के चलते हैं, ठीक है? ऑन एन एवरेज 65 क्वेश्चंस हमारे एससी या एसटी कैंडिडेट को सॉल्व करने पड़ेंगे अच्छी तरह से कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ठीक है? नाउ इसमें एक स्पेसिफिकली बात याद रखेंगे कि 120 क्वेश्चंस में से ये हमें स्कोर करना है, राइट? 120 क्वेश्चंस में से। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस कि ऐसे सिलेबस के कौन से सेक्शन, कौन से हाई यील्ड सिलेबस के पार्ट हैं जो कि इन 120 में से 60 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं, राइट? नाउ दैट इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू शो टू यू हियर। अगर मैं आप में उसको बताऊं तो होल्ड ऑन फॉर अ सेक। आइए देखते हैं, ये हमारे पास सोशल सिक्योरिटी हाई यील्ड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। दीज आर दी वन।
सबसे पहले बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं, एक बार सिलेबस को तो देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है, सिलेबस जो है उसको देखेंगे एक बार, ठीक है। पहले इसको अंडरस्टैंड करें सिलेबस को। सबसे पहले यहां पर वैसे अगर हम चाहेंगे तो यहां पर हम वो हाई यील्ड को भी डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। There are approximately 8 topics that you can see on the screen. There is the 9th one also, जिसका नाम है करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरली स्पीकिंग किससे कितने क्वेश्चन आते हैं? हर एक टॉपिक के 15 की वेटेज दी गई है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन से, जैसे कि जनरल इंग्लिश है 15 क्वेश्चन आने की संभावना है, उसी प्रकार से इंडियन कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट्स है, 15 क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है, एंड सो ऑनवर्ड। डेवलपमेंटल इशू, यहां से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हर एक सिलेबस के एक एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बनी रहती है। एग्जैक्ट नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, +-5 हो सकता है। कभी पॉलिटी के 12 पूछ लिए, कभी पॉलिटी के 17 पूछ लिए, इस प्रकार से चेंजेस रहते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप परसेंटेज के या वेटेज के हिसाब से देखें तो किसी भी एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ अगर मैं आपको बताऊं एक बार, जरा इसको यहां से जो मैंने हाई यील्ड टॉपिक आपके लिए बनाए हैं उसको ध्यान से एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये नए कोर लेबर और जो सोशल सिक्योरिटी लॉज है, ये हमारे इस वाले एग्जामिनेशन के हाईएस्ट यील्ड टॉपिक है। एक तो मेन रीजन ये है कि ये सारे के सारे बच्चे इसमें इक्वल हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पॉलिटी का जो टॉपिक है, तो पॉलिटी का टॉपिक हो सकता है कोई बच्चा 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हो, बेहतर होगा। इकोनॉमी में किसी के पास कॉमर्स का बैकग्राउंड हो, अच्छा हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू लेबर लॉज, जिसमें से 15 क्वेश्चन आने हैं, देयर आर 15 क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड आउट ऑफ इट। एवरी सिंगल ईपीएफओ स्टूडेंट इज बेसिकली ऑन द सेम लेवल ऑफ इट। और क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इन लॉज को पढ़ना आपको कम से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन करने की कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकता है। नाउ वैसे मैंने आपके लिए ऑनेस्टली, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, मैंने आप लोगों के लिए सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वाले, वैसे नए तो सिर्फ 4 हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं है, परंतु पुराने वाले जो लेबर लॉज हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो मैंने आपके सामने यहां पे लिख दिए। अगर आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, और कोई भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहा हो, तो ये याद करके ये जो एक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं इन सबको जरूर पढ़ के चले जाना। मैं आपको इस समय बिल्कुल एज एन ऑफिशियल, थोड़े से कॉन्फिडेंस में मैं ये बात कह सकता हूं एश्योरेंस के साथ कि 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन पर्टिकुलर लॉज में से ही आएंगे। ईपीएफओ एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, कॉम्पनसेशन, पेमेंट ऑफ बोनस, फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइग्रेंट, ट्रेड यूनियन। वैसे सरप्राइजिंगली मुझे एक और लिख देना चाहिए था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। तो ये वाले सारे एक्ट हमारे सबसे ज्यादा हाई यील्ड लेबर लॉज के टॉपिक हैं, इनको जरूर करके जाइएगा। और उसके बाद जो 4 लेबर लॉज है, अगर आप उनको कर लेंगे तो आपने समझ लीजिए कि कम से कम नहीं तो आप एटलीस्ट नहीं तो 60% ऑफ योर लेबर लॉ सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करके चले गए। इसके बाद जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखे, प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो सेकंड मोस्ट टेस्टेड एरिया है लेबर लॉज के बाद, दैट इज द इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में भी इस बार जो ये ईपीएफओ का एग्जाम है, ये ज्यादातर जो फोकस है ये उन टॉपिक्स पे करता है जो टॉपिक्स लेबर लॉज और लेबर वेलफेयर से रिलेटेड रहते हैं, जनरली फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये पिछले साल के पिछले 3 जो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि 2017, 2020 और 2023 के, उन सब में से वो मैप करके कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच द ईपीएफओ प्रेफर्स आस्किंग। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो भी पॉलिटी के अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय है। देन इसके बाद विल कम विद दैट इकोनॉमी और सोशल सेक्टर, करंट अफेयर्स और रिपोर्ट्स, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। एंड द मोर इंपॉर्टेंट वन, द क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों के तीनों जो सेक्शन है जनरली सी सेट में या फिर एसएससी के या बैंकिंग एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। क्वांट यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। नाउ मिनिमम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चंस होते हैं 120 क्वेश्चंस में से इस वाले सेक्शन में, ठीक है। मतलब अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप अपना टारगेट याद रखिए। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आप एससी हैं तो आपको, एसटी हैं तो कम से कम 65 क्वेश्चंस करने हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एंड दिस इज हाउ इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, डिड यू गेट इट? आई होप सो। इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो कम से कम नहीं तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सेक्शन से,
And if you get lucky, then in the best case scenario, you might actually get 40 questions out of these. Now, why I am putting it on the number one target of your preparation is that because these are the questions which you have the possibility to attain a 95% accuracy into. कभी भी जब भी आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाएंगे, सो देयर इज नो सिचुएशन जब आप 100% के 100% करंट अफेयर्स को सॉल्व कर दे. इट कांट हैपन, दैट डजंट हैपन. सिमिलरली विद ऑल द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. आप हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर बहुत डिटेल में काफी अच्छी तरह से भी प्रिपेयर करके जाएंगे, वी डू नॉट रीच अ सिचुएशन जहां पे हम उसमें से 100% से 100% सॉल्व कर दें. बट देयर इज वन सब्जेक्ट, द सेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स वेयर ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी कैन एक्चुअली बी अचीव्ड. इंग्लिश में अगर ये 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसमें से 9 सही कर सकते हैं, 10 के 10 भी सही कर सकते हैं. क्वांट में अगर ये 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो यू कैन सॉल्व 8 और 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. रीजनिंग में अगर ये 15 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसमें से 12 या 13 सॉल्व कर सकते हैं इकट्ठे. सो इन एनी केस, इन एनी सिनेरियो, अगर आप में से किसी को 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, द हाईएस्ट यील्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन टू क्लियर दिस एग्जाम, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस और दिन में कम से कम 3-4 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए, दैट इज दिस सेक्शन. क्योंकि अगर ये आपने सेक्शन निकाल दिया, देयर इज नथिंग एल्स जो कि आपका ये एग्जाम रुकवा पाए. अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो ये 25 क्वेश्चन आ जाएंगे इन तीनों के मिला के. ऐसा होगा नहीं. अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो ये 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर अच्छी रही तो हो सकता है ये 40 क्वेश्चन आ जाएंगे. मैं ये बात क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग जो है ये सीसेट के लेवल का नहीं आता है, रादर यूपीएससी में एक्चुअली में इस पेपर में 10th के लेवल का आता है. तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा सुपर लेवल नहीं होने वाला है. अगर पढ़ोगे, अगर क्वांट प्रिपेयर करके जाओगे, अगर रीजनिंग पढ़ के जाओगे तो यू विल गेट थ्रू इट. दिस विल बी 30-40 क्वेश्चंस. तो मैं मान के चलता हूं, मेरी एक छोटी एस्टिमेट है कि अगर मेहनत करोगे तो आप कहीं नहीं तो यहां पे 20 से 25 क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लोगे. इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो जब 35 क्वेश्चन पूछे जाएं, मैं इतना बड़ा गैप देना नहीं चाहता था 10 का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देता हूं. नाउ the second most important section, the highest yield section of the EPFO exam is the industrial relations and labor laws and polity. ये दोनों के दोनों सेक्शन मिलके आपको कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे. इट कैन एक्चुअली बी मोर ऑल्सो. नाउ पॉलिटी इज समथिंग जो कि 100% प्रिपरेबल होता है. 15 क्वेश्चन पूछे जाएं, एक ही किताब है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसी किताब से क्वेश्चन आएंगे, चाहे कुछ भी देश में कुछ भी होता रहे. अगर आप चाहें उस किताब को अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो 15 में से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन किसी भी दिन सॉल्व कर देंगे. लेबर लॉज पे मैं ये कह सकता हूं क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, सो देयर माइट बी सम सरप्राइजेस. लेकिन अगर फिर भी लेबर लॉज भी एक ऐसा लिमिटेड टॉपिक है कि इफ यू विल प्रिपेयर इट, यू विल रीच 70 to 80% हाई यील्ड पेपर. जो भी पेपर बच्चा इसकी तैयारी करके जा रहा है, अगर ये दोनों के दोनों सेक्शन अगर प्रिपेयर करके जाता है तो 20 में 25 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे 15 से 18 क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. अगेन ये भी मैंने अपनी कंजर्वेटिव नेचर की वजह से थोड़ा सा इसको कम रखा है. मैं टेक्निकली तो कहना चाहता था कि भाई पॉलिटी का तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए आपको कि 15 में से 14 कर लो, और उसके बाद ये लेबर लॉज जो है वो भी 15 क्वेश्चन के करीब पूछे जाएंगे, उसमें भी अगर आप चाहोगे तो 15 में से 12 का कॉन्फिडेंस आना चाहिए. तो टेक्निकली तो मुझे यहाँ पे 27 लिख देना चाहिए था, परंतु मैंने देखिए आपके लिए 10 नंबर कम करके रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे गैप हो जाए. सो ऑन एन एवरेज इफ वी जस्ट कीप एन एस्टिमेट आउट ऑफ इट, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक एस्टिमेट लेके चलता हूं, अंदाजन 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ इन दो सेक्शंस में से हो जाने चाहिए. रेस्ट एवरीथिंग एल्स अगर 45 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो यहां पे एक बच्चे को 20, SC ST को 20 और करने हैं, बाकी सारे बचे हुए पेपर में से, यानी कि 55 और 65 और 75 में से सिर्फ 20 करने हैं. 75 में से 20 नहीं यार, ये कितने में से हमने निकाला है, 30 में से ये निकाला, 30 में से 60 में से, बाकी 60 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं, 60 में से 20 करने हैं. और जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको बेसिकली ये 30 क्वेश्चन और करने हैं, बस 30. दैट इज इट. दैट माय फ्रेंड इज द हाई यील्ड ऑफ इट. आप अगर एक बार इस सिलेबस को फिर दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे, यू वुड एक्चुअली एंड अप रियलाइजिंग, देखिए सीधी सी बात है. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, no, this is very necessary. I should have actually started with this, to be honest. No part of the syllabus
can be left. This is the first and the most important instruction. I think I should have actually led with this. No part of the syllabus can and shall be left. Okay. However, उसके बावजूद भी, however, जो हमने अभी भी डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, they have a different thing. सिर्फ पॉलिटी, लेबर लॉज, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, सिर्फ और सिर्फ इन 5 टॉपिक्स के ऊपर अगर आप डिसेंटली, ऑनेस्टली फोकस करते हो तो कम से कम नहीं तो सिर्फ ये 5 चीजें जो हैं वो आपका 50% ऑफ द सिलेबस और 50% ऑफ द क्वेश्चंस है, अर्थात 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। एंड अगर अच्छी तरह से करके जाओ तो एटलीस्ट नहीं तो 50 क्वेश्चंस आप इसमें से करेक्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली गेट 50 आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। इनमें से 50 करने का मतलब है कि 120 मान लेके चलता हूं, 120 जो मार्क्स है वो आप सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन से सिक्योर कर सकते हैं। Then obviously you will study the economics also, you will study the current affairs also, you will study the accounting also, you will study all other topics also. None can be left. हम कहीं से भी 2 नंबर भी एक्स्ट्रा, 3 नंबर भी एक्स्ट्रा, अगर हम अकाउंटिंग में 10 क्वेश्चन आते हैं और हमें उसको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है और हमें समझ में भी नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम 3 महीने तक उसको रीड भी करेंगे और उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं आया, तो भी एग्जामिनेशन के दिन शायद 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। And those 2 would actually take us beyond the cutoff. ये मत सोचना कि अकाउंटेंसी नहीं आता है तो वो छोड़ा जा सकता है। आप करिए, पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा, आप परसिवियर कीजिए कि यार समझ में नहीं आ रहा, बाबा पेपर करना है तो पढ़ेंगे। इवन इन ए वेरी वेरी बैड सिचुएशन हो सकता है 2 इजी वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। 2 इजी वाले क्वेश्चन कर लिए, ग्रेट, वही 2 क्वेश्चन आपको हो सकता है कट ऑफ से दूर ले जाएं। बट ये जो हैं जब अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होंगे, राइट? सो एनीथिंग एल्स, मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से भाई? इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास कंप्यूटर्स है, ओके, देयर इज अकाउंटेंसी, देयर इज करंट अफेयर्स, देयर इज हिस्ट्री, देयर इज आर्ट एंड कल्चर, देयर इज इकोनॉमी, देयर इज अकाउंटिंग, देयर इज इंश्योरेंस, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स। और उसके बाद कुछ करंट अफेयर से बहुत आर्बिट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट भी पूछ सकते हैं। ये इन सब को भी मिला के इतनी सारी चीजों को प्रिपेयर करेंगे, कुछ नहीं, मेरी इतनी आपसे आशा तो है, एस्टिमेट तो है कि यहां से 20 से 25 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही। दिस एग्जाम विल ओनली डिमांड वन थिंग फ्रॉम यू। हर रोज 5 घंटे लगातार 3 महीने तक बैठ के जो जो सिलेबस में चीजें दी हुई है उनको पढ़ लो। अगर आपके पास ये इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आपकी स्ट्रेंथ था, आपकी पहले से स्ट्रेंथ है, तो रोज रिवाइज करो, रोज इसको प्रैक्टिस करते रहो, क्वांट को प्रैक्टिस करते रहो, रीजनिंग को और इंग्लिश को, भाई ये पेपर निकल जाएगा। और अगर नहीं है ये स्ट्रेंथ, वी हैव स्टिल 100 डेज। और एक र्यूमर भी है कि हो सकता है ईपीएफओ का एग्जाम जो है वो शायद पोस्टपोन हो जाए। क्या नाम है? पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा आशंका लग रही है। अगर टाइम मिल गया तो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर इट। दैट माय डियर फ्रेंड व्हाट यू शुड डू। तो कहावत जो है वो थोड़ी सी सही है कि 20% काम करने से 80% रिजल्ट आ जाता है। सिलेबस में भी एक्चुअली में एग्जैक्टली अप्लाई मत करना 100% सिलेबस है, बट देयर आर सम टॉपिक्स जिनके ऊपर थोड़ा सा अगर हल्का सा फोकस और थोड़ा सा दिमाग ज्यादा काम करे तो यू माइट एक्चुअली गो स्लाइटली मोर अहेड। वी आर वर्किंग ऑन दिस और हम एग्जैक्टली यही करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रेटजी विच वी आर फॉलोइंग। अगर आप में से कोई बच्चा डॉक्टर यूपीएससी के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है तो वो ईपीएफओ का कोर्स एक हमारा ऑन चल रहा है। टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे एंड बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंस डे, अरे बाप रे, 10% ऑफ भी है ऑन ऑल डॉक्टर यूपीएससी कोर्सेज। ऑलराइट, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप इस कोर्स पे जाइए। एक सेकंड यार, ये तो मैंने भी नहीं देखा, होल्ड करो, फिर से लॉग। और क्या बात है, देयर इज अ फ्लैग ऑल्सो, कैन यू बिलीव इट, हाउ अमेजिंग दिस इज, आई कैन बिलीव इट, इट इज एक्चुअली मूविंग ऑल्सो, दिस इज ब्रिलियंट, हु डिड इट। अगर कोर्सेज पे जाएंगे, गो टू द कोर्स एंड गो टू द ईपीएफओ। ईपीएफओ पे जाओ, हमें भी शायद आज डिस्काउंट मिलेगा यार, ईपीएफओ वालों को भी। क्लिक ऑन दी बाय नाउ, एंटर द फोन नंबर, ज्वाइन द कोर्स। 10% डिस्काउंट है इंडिपेंडेंस डे पे, मतलब 15 तारीख और 16 तारीख को। आई सी यू इन द क्लास ऑन द मंडे। अभी तक हमने क्लास के अंदर, सबसे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक तो हमने क्लास के अंदर लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस खत्म कर दिया है, ये हो गया भाई हमारा। पॉलिटी हमारा पूरा का पूरा हो चुका है, इसका रिवीजन बचा हुआ है, मतलब हमने पॉलिटी के पूरे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए, अगर आप देखना चाहें तो वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। तो ये दोनों के दोनों अभी तक हो चुके हैं।
5 तारीख को जो हमारा कोर्स बिगिन हुआ था। तो अभी भी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करने के बाद बाकी सारी की सारी जो क्लासेस है वो लाइव आप मेरे साथ कर सकते हो, राइट। कोई और डिटेल चाहिए तो मेरे ख्याल से एक फोन नंबर भी रखा हुआ हमने यहाँ पे, ये रहा ना, कहाँ गया ये रहा। कोई भी डिटेल चाहिए इस वाले फोन नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिए, राइट। बेस्ट ऑफ लक fellas and stay happy and stay cool always.